हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्ट स्टडी पॉइंट में। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय की लेक्चर सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्षेत्र क्या होता है, जिसके दो भाग पढ़े थे। पहला होता है अदिश क्षेत्र, दूसरा सदिश क्षेत्र। ठीक है, उनके ग्राफीय निरूपण भी हमने देख लिए थे, उनको किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। आज हमारा टॉपिक है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो हेडिंग है हमारी अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेडियंट यानी क्या होता है कि जब हम किसी फलन में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाते हैं तो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और वही परिवर्तन क्या है, प्रवणता कहलाती है। तो अगर अदिश क्षेत्र में बात करें तो किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है वही अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। इसको समझने के लिए मान लिया हमने कि कोई दो अदिश पृष्ठ है। ठीक है, पहला S1 इधर है और दूसरा S1 कुछ इस प्रकार है S2। तो उस पर हमने मान लिया एक बिंदु यहाँ पे है और हम दूसरे बिंदु पे जाएंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। तो इसका जो स्थिति सदिश है वो हमने मान लिया R1 है ना, या फिर R है, और इसका हमने मान लिया कुछ dr दूरी पर स्थित है। तो ये जो ये दूरी है ये क्या हो गई, dr है। ठीक है, यानी हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जा रहे हैं और जो कि उससे dr दूरी पर स्थित है, यानी हम परिवर्तन देखेंगे कि कितना परिवर्तन आ रहा है और वह किस प्रकार होगा, उससे हम प्रवणता उसकी निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया इस पे एक एन कैप 90 डिग्री के कोण पे है ना, ये हमने मान लिया यहाँ से थीटा है, ये जो बिंदु है ये P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, ये यहाँ पे जो बिंदु है वो R हो गया। ठीक है, इन तीनों बिंदु को मिला के हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल बना लेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जो इसका मान है विभव का, उसका मान लिया हमने फाई है और इसका हो जाएगा फाई प्लस डेल फाई, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि P और Q के मध्य जो विस्थापन है वो कितना है, P Q के मध्य विस्थापन dr है ना। हमने एक अल्पांश लिया, छोटा सा विस्थापन लिया है जो कि हमारे पास है डेल r। ठीक है, अब P Q की दिशा में अगर फाई में परिवर्तन की दर देखें तो ये जो फाई है इसका जो परिवर्तन दर है किसकी दिशा में, P Q की दिशा में, तो उसकी जो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, P Q की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर, और वह दर क्या हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल आर है ना। डेल आर के सापेक्ष देख रहे हैं हम, और डेल फाई में परिवर्तन हो जाएगा। कितना फाई हो रहा है, देखिए डेल फाई हो रहा है ना। यहाँ से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास डेल फाई आ रहा है और डी आर के साथ जा रहे हैं, तो पी क्यू की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर आ गई क्या, डेल फाई अपॉन डेल आर। अब दूसरी जो डायरेक्शन है पी आर की दिशा में, पी आर की दिशा में हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये लंबवत दिशा है, इसमें परिवर्तन निकाल लेंगे, और ये कोई भी रैंडम जो डायरेक्शन है उस पर हम उसका परिवर्तन निकालेंगे। लास्ट में हम पाएंगे कि ये दोनों बराबर होता है, यानी जो प्रवणता होती है ना वो मैक्सिमम परिवर्तन ही होता है, इसलिए वह प्रवणता होती है। क्योंकि जो भी किसी डायरेक्शन में अगर हम जाएं उस पर अगर हमें मैक्सिमम परिवर्तन मिल जाए तो वह परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, उस फलन की प्रवणता कहलाती है। ठीक है, यही प्रवणता का सीधा मतलब होता है। तो अब पी आर की दिशा में देखें तो फाई में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, फाई में परिवर्तन की दर बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन। ठीक है, ये जो दूरी है ये हमने मान ली डेल एन है। ठीक है, अब इस थीटा से इस डेल एन और इस डेल आर में संबंध आ जाएगा,
तो डेल एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल आर कॉस थीटा, है ना, ये आ गया। तो पी क्यू में बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो गया। अब अगर बात करें हम मैक्सिमम मान की, है ना, तो मैक्सिमम मान की बात करेंगे तो जो कॉस थीटा है उसका मान क्या हो जाएगा, है ना, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए अगर हम अधिकतम की बात करेंगे तो कोस थीटा को हमें 1 लेना होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो पी क्यू में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल आर, है ना, ये क्या था, मैक्सिमम बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एन की, है ना, क्योंकि कोस थीटा का वहाँ हमने 1 ले लिया, इसलिए दोनों बराबर हो गए। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल की जगह अगर हम डी लें तो वो भी एक ही बात होगी, डी फाई अपॉन डी आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन, है ना, ये दोनों आगे बराबर, क्योंकि मैक्सिमम लिए हमने, मैक्सिमम पहले से था एन की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो डेल फाई अपॉन डेल आर अगर मैक्सिमम लेंगे तो वो एन की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रवणता है, प्रवणता क्या होती है, मैक्सिमम चेंज ही होता है प्रवणता, इसलिए यहाँ से प्रवणता, किसकी प्रवणता, फाई की प्रवणता, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई, ग्रेड फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एन कैप, और ये बराबर किसकी हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम की। यानी अगर हम डी आर के सापेक्ष डी फाई का मैक्सिमम निकाल लें तो वो किसके बराबर होता है, डी फाई अपॉन डी एन के, और वही उसकी क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। ठीक है, प्रवणता का सीधा अर्थ ये होता है कि अगर हम किसी फलन का परिवर्तन निकालें और वह किसी डायरेक्शन में मैक्सिमम आ जाता है तो वही उसकी प्रवणता कहलाती है। तो हमने देख लिया अदिश फलन की प्रवणता किस प्रकार होती है। अब इसको देखते हैं कार्तीय रूप में, है ना, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इसका रूप कैसा होता है। तो हमारे पास आया ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत आया था उसका अधिकतम परिवर्तन। अब अगर कार्तीय निर्देशांक तंत्र की बात करें तो उसमें क्या होता है, डी आर, डी आर, ठीक है, डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, हमें स्थिति लेनी होगी तो स्थिति सदिश हम ले लेंगे। कार्तीय में स्थिति सदिश क्या होता है, डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब अगर हम ग्रेड फाइव के दोनों तरफ डी आर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना, हमने स्थिति ले ली है। और स्थिति को लेने के लिए अब हमें ये एन कैप एक डायरेक्शन में होगा, अगर हमें इसको तीनों में करना होगा तो हमें एक्स आई कैप और जे कैप के कैप तीनों चाहिए होंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डी आर का गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ ग्रेड डी आर का गुणा करने पे इस तरफ हो जाएगा ग्रेड फाई डॉट डी आर,
इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन डॉट डी एन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स की डायरेक्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जो कि क्या हो जाएगा डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा डी जेड। हमने क्या ले लिया, संपूर्ण अवकलज ले लिया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे, है ना। सदिश रूप में लिखेंगे तो इनको अलग कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, है ना। तो इनको सदिश रूप में लिखने पर तो क्या करेंगे, सदिश रूप में लिख देंगे। तो ये जो टर्म है ना, ये बराबर किसकी आ जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, और गुणा में हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो ये सेम राशि आ जाएगी। इनको हमने क्या किया, इनको तोड़ के रख दिया। ठीक है, आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनको हम अलग अलग करके सदिश रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इनको। ठीक है, ये तो क्या हो गया, अब डी आर हो गया। तो यहाँ से क्या आया, ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। फाई क्या कर लिया हमने, बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और डॉट में हो जाएगा डी आर वेक्टर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए दोनों तरफ डी आर है ना, तो डी आर से डी आर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये डी आर से ये डी आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, ग्रेड फाई बराबर आ गया हमारे पास, बच गया डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, है ना, और बाहर बच गया फाई। अब जो ये टर्म है ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जेड, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं, दर्शाते हैं डेल से, है ना, जिसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं डेल से। ठीक है, और ये डेल क्या कहलाता है, अवकलज संकारक, है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है। तो यहाँ से ग्रेड फाई बराबर हो गया डेल फाई के। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर हम बात करें ग्रेडियंट की तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अतः डेल फाई यानी ग्रेड फाई एक ऐसा सदिश है जो अदिश फलन फाई अधिकतम परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्या है, सदिश है, क्योंकि आई कैप जे कैप दोनों लग जाएंगे इस पे। ये देखिए आई कैप जे कैप के कैप है इसमें, तो एक क्या है, सदिश राशि है ना। तो सदिश ये किसको दर्शाता है, मैक्सिमम चेंज को, किसी भी भौतिक राशि के मैक्सिमम चेंज को उसका प्रवणता दर्शाती है। ठीक है, होगी इतनी बात अदिश फलन की प्रवणता, हमने उसको कार्य रूप में भी देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन।
सदिश क्षेत्र की बात हमने कर ली थी, हमने जान लिया था कि सदिश क्षेत्र क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है। रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। तो सदिश क्षेत्र में बात कर लेते हैं कि हमने ज्ञात किया कोई ए बिंदु है यहाँ पे और हम बी बिंदु तक की बात करेंगे। ठीक है, इस पे क्या होगा कि ए जो है कोई भौतिक राशि है जो कि सदिश राशि है, उस पर कार्यरत है। यानी कोई क्षेत्र मान लिया हमने, उस क्षेत्र में हम किसी ए बिंदु से बी बिंदु जा रहे हैं और ये सारा सब जगह है ए लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया छोटे छोटे अल्फांस है कुछ। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो सदिश क्षेत्र अल्फांस है वो क्या हो जाएंगे, dr1, dr2 और dr3। हमने तीन छोटे छोटे अल्फांस ले ली, ये dr1 है, ये dr2 है और ये dr3 है। तो रेखा समाकलन में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें किसी रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और उन सभी टुकड़ों की लंबाई को जोड़ देंगे, है ना। यही क्या होता है, समाकलन होता है। तो उसे हमें क्या आ जाएगा, पूरी रेखा का माना जाएगा। इसी प्रकार हम कैसे करते हैं कि अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक हम जाते हैं तो उस पर क्या है, एक सदिश क्षेत्र कार्यरत है। तो उसमें हम छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको हम ए से बी तक का जो टोटल वर्क डन है वो निकाल लेते हैं, है ना। जो कार्य है वो हम निकाल लेते हैं और वही क्या कहलाता है, उसका रेखा समाकलन कहलाता है। तो इन पे सदिश क्षेत्र जो है वो भी हमने मान लिया A1 है, इस पे A2 है और इस पे A3 कार्यरत है। तो W निकालेंगे, कार्य के बराबर क्या होगा, कार्य बराबर हो जाएगा A डॉट dr1, है ना, प्लस A2 डॉट dr2 प्लस A3 डॉट dr3। क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया। इसके द्वारा किया गया कार्य प्लस इसके द्वारा किया गया कार्य प्लस इसके द्वारा किया गया। इस प्रकार हम सारे कार्यों को जोड़ते जाएंगे तो हमारा जो टोटल कार्य ए से बी तक जो किया गया कार्य वो आ जाएगा और वही कार्य क्या कहलाता है, रेखा समाकलन कहलाता है ना। किसी रेखा के लॉन्ग ये इसका पथ हो गया, तो हम पथ के जो सारे भाग है उनको हम समाकलित करके सभी टोटल जो कार्य है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर क्या हो गया, समेसन, सबको जोड़ देंगे, समेसन A टू B, ठीक है, A डॉट dr, dr इसका टोटल विस्थापन हो जाएगा और A इस पे कार्यरत सदिश है। ठीक है, यहाँ पे dr काफ़ी छोटा जो अंतराल है उसके हम लेते हैं। अब यदि हम dr टेंस टू 0 कर दें, है ना, 0 कर देंगे तो ये जो समेसन का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, समाकलन के चिन्ह में। तो ये हो जाएगा A से B A डॉट dr। टोटल कार्य आ गया हमारे पास समाकलन के रूप में और यही क्या कहलाता है, सदिश A का A से B तक रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन से हमें क्या प्राप्त हुआ, टोटल कार्य प्राप्त हो गया। यही सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन है। जैसे कि ये जो A राशि है वो F हो सकती है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन A से लेके B तक अगर कोई बल कार्य करता है F डॉट dr हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सदिश राशि है। जितने भी सदिश राशि है सबके लिए यह लागू होगा। ठीक है, तो रेखा समाकलन यानी बिंदु A से B तक बल द्वारा किए गए कुल कार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स। तो आप सीरीज के साथ बने रहें जिससे कि आप एक भी टॉपिक मिस ना कर पाएँ। हम बेसिक से लेके एंड तक का सारा पढ़ेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे से सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।